वेलकम टू मास्टर इन जीएस प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके सिलेबस को वेल डिफाइन दिया गया है। ठीक है, वेल डिफाइन दिया गया है। और इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, जो अधिकतर स्टूडेंट ने नहीं दिया होगा, सबसे इसके लास्ट के पोर्शन में जो सिलेबस दिया है वो तो दिया है, लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो तुरंत तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो इसके सबसे लास्ट वाले पार्ट को नहीं देखते, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको यहाँ पे ये दिया है कि क्रमांक 1 और 9 पर अंकित जितने भी आपके टॉपिक है, जितने भी विषय हैं, जिसको एक्सप्लेन किया है इस नोटिफिकेशन ने। खैर, इस नोटिफिकेशन की अच्छी बात यह है कि इन्होंने इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में आपको आयोग ने एक अच्छे से सिलेबस को डिफाइन किया है और एक एक टॉपिक दिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 1 से लेकर 9 तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, उसको किस बेसिस पे पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि उस पर जो डिफिकल्टी लेवल होगा उनके क्वेश्चन का एनसीईआरटी के लेवल पे होगा। इट मीन्स कि अब एनसीईआरटी कंपलसरी कर दी गई है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सबसे दूसरी सेकंड जो बात ध्यान देने वाली है कि इसमें माइनस मार्किंग है, जो पेट का एग्जाम होगा 1/4। ठीक है, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहली बात, हम तो इसके सिलेबस को बताएंगे जो आपको खुद मार्केट से मिल जाएगा, बट हम इसमें आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी की समरी लेकर आएंगे और काफ़ी अच्छे ढंग से समरी लेकर आएंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आए। उससे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो उसकी बातें पता चले, प्लस एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं और उससे नोट्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पिट के नोटिफिकेशन में इनके सिलेबस में इन्होंने पेपर को किस प्रकार रखा है। देखिए, इसमें होगा क्या कि 100 प्रश्नों की एक संख्या होगी, मतलब 100 प्रश्न बनाकर एक पेपर बनेंगे, जिसका जो टाइम होगा ये 2 घंटे का होगा। और इसमें क्या होगा, टोटल नंबर होगा 100 नंबर का। ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें जो अगली बात दी गई है कि भारतीय इतिहास, इसका सिलेबस दिया गया है। तो इसका देखिए पूरा वेल डिफाइंड है, इसमें आपको पाषाण काल ये सब नहीं पढ़ना है। क्लियर इन्होंने बोल दिया कि सभ्यता, कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर आगे क्या है, बौद्धिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है आपको, मतलब जो आपको आर्यन सभ्यता है उनके बारे में पढ़ना है। तीसरी बात इन्होंने दी है कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, गौतम बुद्ध तथा उनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा मौर्य वंश पढ़ना है। ये तो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे दिया सम्राट अशोक, बट सम्राट अशोक से केवल प्रश्न नहीं बनेंगे। तो इट मीन्स कि आपको पूरा का पूरा जो मौर्य वंश वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हर्षवर्धन, राजपूत काल। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद आपका मध्यकालीन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से आपका क्या है, मध्यकालीन भारत है। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद से आपका क्या है, मध्यकालीन भारत है, राजपूत काल से। उसके बाद आता है सल्तनत काल, फिर मुगल साम्राज्य, फिर मराठा के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश राज का जो आपका इनका उदय कैसे हुआ और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिटिश राज का जो सामाजिक प्रभाव था इंडिया पे, उसके रिगार्डिंग में भी आपको पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरे के पूरे चैप्टर आपके दे रखे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम पूरे के पूरे एनसीईआरटी के सीरीज को लेकर आएंगे सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि आपका पेट का एग्जाम बहुत ईजिली क्वालिफाइड हो जाए। और ये जो एनसीईआरटी की समरी होगी, सिर्फ ना पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बल्कि जो अन्य आपके एग्जाम है हर जगह, चूंकि हम जानते हैं कि एनसीईआरटी चाहे हो चुका है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, और इवन अब जो पेट का एग्जाम आया ये हो ही गया है। और आने वाले फ्यूचर में आपको जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आने वाली है, वहां पे भी आपको एनसीईआरटी की ही डिमांड होगी। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी का कितना ज़्यादा रोल है। और इसकी समरी बहुत सिस्टमैटिक ढंग से आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को नहीं मिलती है। ठीक है, तो हम यही ट्राई करेंगे कि इसके सिलेबस को काफ़ी अच्छे से समराइज किया जाए और बताया जाए आपके सामने। चलते हैं आगे। जो अपना अगला सिलेबस है दूसरा वाला, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको ढंग से जाना है, तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते बनते हैं। इसमें कई सारे टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते पढ़ सकते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दी गई है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का टॉपिक ही है। ठीक है, और काफ़ी इन्होंने लिमिटेड और एक सीमित सिलेबस रखा है, ताकि आप इसको बड़े आराम से कवर कर सके। और काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा मैं इसको नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। काफ़ी चीज़ें छोड़ी गई हैं, क्योंकि ये कॉम आपको पिट जो है एकदम प्रीलिम्स के लेवल पे है, कि आपने इसको निकाल लिया तो आपको जो 1 ईयर्स का जो कार्ड मिलता है, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो सिर्फ उसके मेंस वाले पेपर को दें। और भूगोल को भी देखिए इन्होंने काफ़ी लिमिटेड रखा है। भूगोल को मैं एक बार रीड कर देता हूँ। भारत और विश्व के जो भूगोल है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। इसमें नदियों के बारे में पढ़ना है, और नदियाँ की जो घाटी है, ये घाटी बनती कैसे है, उन सब के बारे में पढ़ना है। भूजल संसाधन, आपको पर्वत, पहाड़, हिमनद के बारे में पढ़ना है। मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र,
इनके बारे में पढ़ना है। जो वन है, वन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वन से बहुत ज़्यादा आपको प्रश्न आजकल आने लगे हैं इन्वायरमेंट के चलते, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन वाला। आगे है खनिज संसाधन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, मतलब यहाँ पे आपको मैपिंग, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने दी है कि जो आपको राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल मतलब क्या कि जो आपको देश दुनिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उनको राजनीतिक भूगोल मतलब आपको मैपिंग पे फोकस करना है। यहाँ पे राजनीतिक भूगोल का मतलब ये है। तो मैपिंग से प्रश्न जो है आपको पेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस वजह से आपको भूगोल में जो स्पेशल कमांड बनाना है, आपको मैपिंग पे बनाना है। और इन्होंने भूगोल के सिलेबस को काफ़ी कम रखा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किस पे फोकस करने की कोशिश की है। आगे आपको पढ़ना है जलवायु तथा मौसम विज्ञान के बारे में, टाइम जोन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है टाइम जोन, ठीक है। हम देखेंगे टाइम जोन होता क्या है। फिर आपको जनसंख्या परिवर्तन और उसके प्रवास के बारे में, जो आजकल जनसंख्या, चूंकि इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं, आते जाते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको एक अच्छा खासा एक अध्ययन करना ही पड़ेगा। जो आपको चौथा टॉपिक दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था से, और इसका भी इजी बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 के बीच पढ़ना है। उसमें से आपको टॉपिक भी दे रखा है, जैसे आपको पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में पढ़ना है, और जो हमारी भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास है किस प्रकार से हुआ। चूंकि पहले क्या था, जो अंग्रेज थे उन्होंने हमको गुलाम बनाया था, तो वो एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, जैसे हम जानते हैं। बट जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसको बढ़ावा दिया, ताकि हम फिर से गुलाम ना हो जाए। लेकिन 1991 के बाद से अब जब देखते हैं तो प्राइवेटाइजेशन का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। हरित क्षेत्र की क्रांति, फिर उसके बाद दुग्ध विकास, ऑपरेशन ब्लड के बारे में पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसके रिगार्डिंग में भी आपको पढ़ना है, कैसे हमारे जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसके फायदे क्या है, नफा क्या है, नुकसान क्या है। इसके अंदर पूरा आ जाता है सिस्टम, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, काफ़ी चीज़ इसमें पढ़नी पड़ती हैं। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में पढ़ना है आपको, मतलब पूरा का पूरा लगभग अर्थव्यवस्था पूरा टॉपिक ही आपको दे दिया है। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, तो आपको उसमें 2014 के बाद जाहिर सी बात है वर्तमान गवर्नमेंट है और पेट के सिलेबस को इन्होंने डिफाइन किया है, तो इन्होंने जो जो काम किए हैं आपको अर्थव्यवस्था में, ये जाहिर सी बात आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 2014 के बाद जो भी काम हुए, चाहे कृषि सुधार में हुए, चाहे ढांचागत सुधार हुए, चाहे श्रम सुधार, लेबर रिफॉर्म जो भी हुआ, आर्थिक सुधार और या जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको देखिए अगला जो पांचवा टॉपिक इसमें है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो इसके सिलेबस को, संविधान चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, इसको अच्छे से कवर किया जाए तो लोग मान के चलिए कि 55-60 वीडियोज में ये कवर होते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी इन्होंने लिमिटेड रखा है। संविधान के अंदर, जो भारतीय संविधान के अंदर आपको इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ईजी टॉपिक है। जो इसका डीपीएसपी है, डीपीएसपी ये पढ़ना है, राज्य के नीति निश्चक तत्व बोलते हैं, भाग 4 में ये दिया गया है, ठीक है। आपको डीपीएसपी भाग 4 में दिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार पढ़ना है, जो कि भाग 3 में दिया गया है, इसके संग संग मौलिक कर्तव्य। आगे है संसदीय प्रणाली, मतलब संसद के बारे में पढ़ना है, तो संसदीय प्रणाली के बारे में जाहिर सी बात है विधानमंडल के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। संघीय प्रणाली मतलब जो फेडरल सिस्टम होता क्या है, इन सब के बारे में, केंद्र शासित और संघ का जो प्रशासन चलता कैसे, इनके आपसी संबंध के बारे में पढ़ना है। आपको न्यायिक ढांचा, मतलब सिंपल सी बात है, आपको न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब आपको अ, यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। तो देखिए ये बड़ा असमंजस वाली बात है, क्योंकि इन्होंने अगला टॉपिक दे दिया जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन, तो जब जिला प्रशासन की बात करते हैं तो जिला प्रशासन के अंदर वो जिला चलता कैसे है, तो उसमें आपको स्थानीय निकाय भी आ जाते हैं। जैसे अगला टॉपिक ये इन्होंने खुद दिया है कि स्थानीय निकाय, नगर पंचायती राज, ठीक है। तो स्थानीय निकाय में आपको नगर पालिका और जो ग्राम पंचायत है दोनों के दोनों आ जाते हैं, और जिला प्रशासन के अंदर आपको न्यायपालिका भी आ जाती है। तो इस वजह से मुझे लगता है इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट तो दिया नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर विज्ञान के सिलेबस को उन्होंने डिफाइन किया है कि आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान मतलब बेसिक पढ़ना है, लगभग आप मान के चलिए क्लास 10 लेवल का, बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं किया गया है। साइंस के सिलेबस को रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ना और जीव विज्ञान के बारे में, तो बहुत ही साइंस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके संग आप देखिए ये आपको अंकगणित के सिलेबस दिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सामान्य हिंदी के, जो कि 5 नंबर का पूछेगा, ये साइड में सबकी नंबरिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो विज्ञान है ये 5 नंबर में है, संविधान 5 नंबर में है। उसके बाद आपका भारतीय अर्थव्यवस्था ये भी 5 नंबर में दिया गया है, भूगोल 5 नंबर में है। फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये 5 नंबर में है। बाकी जो ये ऊपर इतिहास के बारे में पढ़ना है ये 5 नंबर में, लगभग इन्होंने 5-5 नंबर में सारे सिलेबस को डिफाइन कर रखा है, अलग अलग टॉपिक को।
तो ये हिंदी हो गया। हिंदी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से पढ़ेंगे तो लगभग ये मान के चलिए हार्डली 1 महीने का हिंदी है। इसी तरीके से ये जो प्रारंभिक अंक गणित है, इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं अगर इसे ईमानदारी से पढ़ेंगे 2.5 महीने से ज़्यादा का ये कोर्स नहीं है। फिर उसके बाद रीजनिंग, ये भी ठीक ठाक है, इसको पढ़ेंगे तो आपको 2.5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो इसके लिए आप दूसरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। खैर अभी हम करंट अफेयर्स लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जब भी लेकर आएंगे तो आपको अनाउंस कर देंगे। उसके बाद आपका दिया है 12 वाला टॉपिक। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना कि करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स को दिया दे रखा है 10 नंबर में, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक रहता है कि यहाँ से आपको समझ में नहीं आता प्रश्न कहाँ से बनेंगे कहाँ से नहीं बनेंगे, बट इन्होंने अच्छी बात है कि सारे टॉपिक को अच्छे से दे रखा है। सामान्य जागरूकता में आपको क्या पता होना चाहिए, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश मतलब सब कुछ, ये क्या बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, इनके मैपिंग के बारे में, फिर इनके कैपिटल के बारे में, इनके राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसके बारे में, क्या उठक पटक हो रही है उसके बारे में, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस में जितना भी करंट अफेयर्स घट रहा है आसपास के पड़ोसी देशों में आपको पता होना चाहिए। आपको देश के बारे में, उसकी राजधानी के बारे में, मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, मतलब पूरी की पूरी मैपिंग और हर राज्य का क्या स्पेशल चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर आगे दे रखा है कि भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पता होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी कवर है ये चीज़। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, मतलब जो इंटरनेशनल और नेशनल डे है आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि किस दिन में कौन सा दिवस मनाया जाता है, उसका थीम क्या है। फिर जितने भी वर्ल्ड संगठन है, विश्व संगठन है, उसका मुख्यालय क्या है उनके बारे में पता होना चाहिए। आगे यहाँ पे दे रखा है कि भारतीय पर्यटन स्थल, इसके बारे में पता होना चाहिए। भारत की कला और संस्कृति के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। भारत एवं विश्व का जो खेल है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। भारतीय अनुसंधान संगठन जो है, रिसर्च सेंटर है, उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे बुक से क्वेश्चन पूछता ही है तो उसको भी डाल रखा है, प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक। फिर आपको जो अवार्ड्स हैं जिसमें पुरस्कार और विजेता, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ईवीएस, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटा सा दिया है जलवायु परिवर्तन और ईवीएस, बट इस टॉपिक से आजकल प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि जब भी आपको क्वेश्चन बनेगा सामान्य जागरूकता से जो कि 10 नंबर का सिलेबस है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बने, तो हम लोग इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको अगला दिया कॉम्प्रहेंसिव पैसेज से भी क्वेश्चन पूछेगा, जिसे बोलते हैं अपठित हिंदी गद्यांश, ठीक है। हिंदी में देगा ये विवेचन और विश्लेषण, मतलब एक आपको एक अच्छी खासी हिंदी की लाइन दे देगी, उसी पे आपको नीचे क्वेश्चन बना के पूछेगा कि भैया ये क्या है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, क्या मैसेज देता है। तो ये भी आपको क्या पूछेगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, तो आपको ये 10 नंबर का टोटल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तालिका की व्याख्या विश्लेषण, कुछ तालिकाएं दी रहेंगी तो उस पर इसका विश्लेषण करना होगा। ये भी क्या होगा, प्रत्येक पे 5 प्रश्न, ठीक है। तो ये भी टोटल 10 नंबर का होगा। तो मैंने यहाँ सिलेबस जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और जल्दी आज के दिन ही हम लोग एनसीईआरटी की समरी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और उसके संग जब भी आप एनसीईआरटी की समरी देखने बैठेंगे तो आप अपने संग एक कॉपी और पेन ले लेंगे, ताकि आप साथ ही साथ उसके नोट्स बनाते चलते चलें। और मैं आपको बताता चलूंगा कि यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, ताकि आपको वीडियो के संग संग आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नीडी व्यक्ति हैं उनको ये जो एजुकेशन का लाभ है इसकी प्राप्ति हो सके। ओके, थैंक यू।